चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे थे हम लोग। और क्या क्या डिस्कस कर लिया था? सबसे पहले हम लोग ने कुछ डेफिनेशंस देखी थी। क्या क्या देखा था डेफिनेशंस में? कॉज ऑफ एक्शन। क्या होता था कॉज ऑफ एक्शन? जो मेन रीजन होता था किसी भी केस का, जिसको प्रूव किया जाता था, उसको हम क्या कहते थे? कॉज ऑफ एक्शन। फिर हम लोग ने क्या देखा था? जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन क्या होता है? डिक्री। ठीक है। द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज विच इज नॉट अ डिक्री, ऑर्डर। एंड ऑर्डर और डिक्री के बेस्ड पे जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जजमेंट विच कंटेन्स द रीजंस। ठीक है, ये तीन चीजें देखी थी। डिक्री होल्डर कौन होता था? जजमेंट डेटर कौन होता था? जिसके फेवर में डिक्री दी जाती थी वो डिक्री होल्डर होता था, और जिसके अगेंस्ट में होती थी वो जजमेंट डेटर होता था। एंड देन वी स्टडीड टू कॉन्सेप्ट्स, रादर एक पढ़ा था हम लोगों ने, रेस सब ज्यूडिस। क्या था रेस सब ज्यूडिस? स्टे ऑफ सूट। अगर एक कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसके पेंडेंसी के ड्यूरेशन में हम सेम केस किसी दूसरे कोर्ट में नहीं कर सकते। इसको स्टे ऑफ सूट कहा जाता है। आई थिंक यहीं से स्टार्ट करना है। चलो, सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit. धीरे धीरे इन लाइंस को समझना। No court shall proceed with the trial of any suit, मतलब ये कोर्ट की ड्यूटी है कि अगर वैसा ही सेम केस किसी कोर्ट में चल रहा है, वही केस अगर किसी दूसरे कोर्ट के सामने लाएंगे तो वो दूसरा कोर्ट उस केस को एंटरटेन नहीं करेगा। In which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit. Previously instituted suit का ही मतलब हो गया कि दो सूट्स हैं। एक पहले हमने जो किया था वो अभी पेंडिंग चल रहा है, और उसके ड्यूरेशन पे हमने दूसरी जगह पर सूट फाइल कर दिया। बिटवीन द सेम पार्टीज, कह रहे पार्टी सेम होनी चाहिए। अगर मान लो पहला वाला केस ए और बी के बीच में था, दूसरा वाला बी और सी के बीच में है, तो रेस सब ज्यूडिस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। रेस सब ज्यूडिस सिर्फ तब लगेगा जब दोनों की पार्टीज सेम हो। ठीक है। और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे आर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल और वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। और जो पहला वाला सूट हो वो अभी क्या हो? पेंडिंग हो। तो पूरी बात यही हुई कि अगर एक कोर्ट में कोई केस पेंडिंग चल रहा है तो जब तक वो पेंडिंग चल रहा है तब तक दूसरे कोर्ट में हम वो केस फाइल नहीं कर सकते। अब आगे देखिए, ये लाइन देखिए क्या लिखी है। अच्छा, उसके ऊपर वाली लाइन देखो, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रोक्लूड द कोर्ट। अच्छा देखो, हम लोग रेस सब जुडिस में कहते हैं अगर एक कोर्ट में केस पेंडिंग है तो दूसरे में नहीं जा सकते। लेकिन मान लीजिए जो पहले कोर्ट में केस पेंडिंग है वो फॉरेन कोर्ट है, आप बताओ इंडियन कोर्ट में केस कर सकते हैं सेम, वहां रेस सब जुडिस लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? बट बात तो वही हुई ना कि एक केस चल रहा है फॉरेन में और वही सेम केस हमने इंडिया में कर दिया। क्योंकि हो सकता है फॉरेन कंट्री का उस मैटर पे लॉ अलग हो, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन की बात नहीं आ सकती। हो सकता है उस मैटर पे, जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर लॉटरी वैलिड है, लॉटरी खेलना वैलिड है, ठीक है, हमारे देश के कुछ स्टेट्स में नहीं है। अब सेम मैटर है, ठीक है, लेकिन उस कंट्री के हिसाब से वो वैलिड होगा और इस कंट्री के हिसाब से इनवैलिड होगा। तो कह रहे फॉरेन कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो वहां पर रेस सब ज्यूडिस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो, द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रोक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यानी रेस सब ज्यूडिस फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगले पैराग्राफ की लाइन देखिए क्या है, टू प्रिवेंट कोर्ट्स ऑफ concurrent jurisdiction from simultaneously trying two parallel suits। बताओ रेस सब ज्यूडिस का कारण क्या था, रीजन क्या था? हम लोग डिस्कस किया था क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन। कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन समझते हो? दो कोर्ट्स एट द सेम पॉइंट, मतलब दो हाई कोर्ट, दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कह रहे कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन, दोनों कोर्ट सेम पावर्स पर हैं, सेम पैरेलल लाइंस पे हैं, और दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस अगर आ गए, ऐसा ना हो इसलिए रेस सब ज्यूडिस बनाया गया है। तो लाइन लिखी है, टू प्रिवेंट कोर्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन फ्रॉम साइमल्टेनियसली ट्राइंग टू पैरेलल सूट।
साइमल्टेनियसली ट्राइंग टू पैरेलल सूट मतलब एक ही समय पर दो केसेस चल रहे हैं. In respect of a same matter in issue, Section 10 is enacted. अगली लाइन देखिए, the purpose is also to avoid conflict of decision. मेन रीजन यही होता है कि एक कोर्ट के दिए हुए डिसीजन दूसरे कोर्ट से कॉन्फ्लिक्ट ना कर जाए. इसके लिए बेसिकली ये रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट बनाया गया है. इट इज रियली इंटेंडेड टू गिव इफेक्ट टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा. बताओ ये क्या हुआ? रेस सब जुडिस ही आगे जाके क्या बन जाता है? जब तक वो केस पेंडिंग है तब तक वो सब जुडिस है, और जिस दिन पहले वाले कोर्ट का डिसीजन आ गया उस दिन वो दूसरे वाले कोर्ट केस के लिए वो क्या हो जाएगा? जुडिकाटा. ओके, ये लाइन बताइए मतलब क्या हुआ? द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकंड सूट इज नॉट बार्ड, इट मेयरली सेज दैट द ट्रायल कैन नॉट बी प्रोसीडेड विथ. हाँ, मतलब वो कह रहे हैं तुम केस कर सकते हो, हम केस लेंगे नहीं. बात समझ में आई? तभी स्टे बोला जा रहा है. कह रहे तुम केस कर सकते हो, तुम्हारे केस करने पे हम रोक नहीं लगा सकते. तुम केस कर सकते हो लेकिन वो केस होगा नहीं, इसलिए क्योंकि उस पे क्या लग जाएगा? स्टे लग जाएगा. अब बताइए ये लाइंस क्लियर है? एनी डाउट? हाँ बेटा. क्या वहां के सीपीसी में रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट है? ये देखना पड़ेगा. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सीपीसी जो हमारे देश में एप्लीकेबल है, और रेस सब जुडिस का जो कॉन्सेप्ट है फिलहाल हम लोग सीपीसी के अंडर पढ़ रहे हैं, विच इज इंडियन एक्ट. अब उनके देश में ये चीज होगी कि नहीं होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनके सीपीसी में क्या लिखा है. ठीक है, तब एप्लीकेबल होगा. देखो रेस सब जुडिस नहीं लगता. हम लोग क्या कर सकते हैं, याद करिए आपने एक चीज पढ़ी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, एड्स टू इंटरप्रिटेशन में फॉरेन डिसीजंस, पैरी मटीरिया वहां देखा था हम लोगों ने. हम लोग फॉरेन डिसीजंस को प्रेसिडेंट की तरह यूज कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंट की तरह यूज करने का मतलब क्या हुआ? वो केस अलग था. प्रेसिडेंट का मतलब ये हुआ ना, वो केस अलग था, उसकी जजमेंट हम आगे के केसेस में यूज करेंगे. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पे ये कह रहे हैं हम यूज ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता मेरे और आपका केस था, एक हमने केस किया इंडिया में और एक सेम पार्टीज में आपने मेरे ऊपर केस कर दिया फॉरेन में सेम मैटर पे. ये नहीं हो सकता. मतलब ये हो सकता है, ये रेस सब जुडिस एप्लीकेबल नहीं होगा. तो मान लो हम प्लेंटिफ हैं, डिफेंडेंट है, हमने केस करा इंडिया में आपके अगेंस्ट, अब आपने फॉरेन कोर्ट में मेरे खिलाफ सेम केस कर दिया. रेस सब जुडिस ऐसे भी एप्लीकेबल होता है, आप ये समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा आपने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है, तो हमने आपके खिलाफ केस किया, आपने दूसरे कोर्ट में केस किया कि इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है. आप बात समझ रहे हो? रेस सब, अभी यही एग्जाम्पल पढ़ाने वाले थे. दो सिचुएशन समझना, हमने आपसे कहा आपने मेरी प्रॉपर्टी छीनी है, तो ये बात तो आप भी बोल सकते हो ना कि नहीं इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी छीनी है. तो अब जो पहला केस हमने फाइल किया, हमने कहा इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी छीनी है, तो हम हो गए प्लेंटिफ, आप हो गए डिफेंडेंट. अब आपने क्या किया, उस केस को तो जो डिफेंड कर रहे हो वो कर रहे हो, आपने दूसरे कोर्ट में खुद एक केस फाइल कर दिया और आपने कहा इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी छीनी है. नाउ यू विल बी द प्लेंटिफ एंड आई विल बी द डिफेंडेंट. बताओ रेस सब जुडिस लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा. कह रहे हैं सेम मैटर है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टी सेम है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों प्लेंटिफ होने चाहिए, दोनों डिफेंडेंट होने चाहिए. आ गई बात समझ में? ठीक है, तो कह रहे रेस सब जुडिस ऐसे भी एप्लीकेबल हो सकता है. अब यही बात फॉरेन कोर्ट्स में आ गई, हमने एक केस आपके खिलाफ यहां किया, ठीक है, और आपने मेरे खिलाफ फॉरेन कोर्ट में कर दिया. यहां रेस सब जुडिस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है उस फॉरेन कोर्ट का डिसीजन या उसका लॉ डिफरेंट हो. नहीं लगेगा, स्टे नहीं लगेगा, ये भी केस चलेगा, वो भी चलता रहेगा. हाँ, दोनों इंडिया में तो लग जाएगा बिल्कुल. नहीं, जो पहला वाला होता है ना वो माना जाता है. जैसे पहले हमने किया था तो मेरा वाला केस होगा, स्टे दूसरे पे लगता है. ठीक है, क्योंकि ये समझो ना, रेस सब जुडिस कह रहे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट, तो तुम्हारे लिए मेरा पेंडेंसी में आया ना, मतलब सेकंड वाले के लिए फर्स्ट वाज एग्जिस्टिंग. जब हमने केस किया तब देयर वाज नो पेंडिंग सूट, तो मेरा सब जुडिस नहीं है, तुम्हारा सब जुडिस होगा. अच्छा कुछ और पूछ रहे हो? हाँ पूछो पूछो पूछो. ठीक है ठीक है ठीक है. नहीं लगेगा. हाँ ठीक है. हाँ हाँ, दोनों माने जाएंगे, दोनों माने जाएंगे, क्योंकि वो फॉर अगेन वही बात आ गई ना, वो फॉरेन का फॉरेन लॉ के हिसाब से और ये इंडियन लॉ के हिसाब से. ठीक है, तो
हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कह रहे फॉरेन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अलग है, उनकी टेरिटरी अलग है, उनके लॉज अलग हैं, तो उस केस में दोनों अलग सूट्स माने जाएंगे और दोनों की जजमेंट मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगी। अब जैसे मान लो हम लोग कहते हैं ना डबल जियो पार्टी नहीं लगेगी, तो ये डबल जियो पार्टी नहीं हुई क्योंकि एक ही कोर्ट ने सजा नहीं दी है, दो बार दो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस लग गए मेरे ऊपर। जैसे इसको सिंपली समझो ना, डबल टैक्सेशन नहीं होता, जैसे मान लो इस देश में भी मेरे ऊपर टैक्स लगा, ठीक है, और हाँ मान लो हम बाहर थे और हमने बाहर से इनकम अर्न करी, ये चीज टैक्स में पड़ते हैं, तो वहां के देश ने टैक्स लगाया, फिर हम वो इनकम इंडिया में लेकर आए तो यहाँ इंडिया ने टैक्स लगा लिया, तो डबल टैक्सेशन हो गया ना। बिल्कुल वैसे ही तो उसके ऊपर वहां का भी लॉ लगेगा, डिसीजन एप्लीकेबल होगा और यहाँ भी लगेगा। कई बार ऐसे सिचुएशन में डबल कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ जाती है कि फॉरेन कोर्ट के हिसाब से इतना बना और इंडियन कोर्ट के हिसाब से इतना बना, ठीक है, तो वहां ज्यूडिस नहीं लगेगा। क्लियर नाउ? अच्छा चलो अब देखो, हाँ ये केस इंपॉर्टेंट मार्क करना, रेस्ट सब ज्यूडिस का देखना। इसमें क्या हुआ, अ सूट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंटिफ कंपनी, प्लेंटिफ कंपनी ने केस किया, alleging infringement by the defendant company by using trade name of medicine and selling the same in the wrapper and carton of identical design with the same color combination as that of plaintiff। पहले बताओ कंपनी ने केस क्या किया, दो कंपनी थी, हम प्लेंटिफ आप डिफेंडेंट, हमने आपके ऊपर क्या केस किया कि आपकी जो रैपिंग है या आपका जो रैपर है, आपकी जो डिजाइन है वो एग्जैक्टली मेरे जैसी है, ठीक है, हमने ये किया। लेट से ट्रेडमार्क होगा उनका, वो इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क बोल सकते हैं, तो मेरी कंपनी ने आपके ऊपर ये केस किया कि आप अपने रैपर में डिजाइन जो यूज कर रहे हो वो एग्जैक्टली मेरे जैसी है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अ सब्सिक्वेंट सूट वाज इंस्टीट्यूटेड इन डिफरेंट कोर्ट बाय द डिफेंडेंट कंपनी अगेंस्ट द प्लेंटिफ विद द सेम एलिगेशन। अब बताओ क्या हुआ, वो दूसरी कंपनी ने दूसरे कोर्ट में केस किया कि हमने इनकी डिजाइन नहीं कॉपी करी है, इन्होंने हमारी डिजाइन कॉपी करी है। अब बताओ दो पैरेलल सूट्स हो गए, मैटर इन इशू सेम है, पार्टीज सेम है, अगर ऐसा है तो रेस्ट सब ज्यूडिस एप्लीकेबल हो जाएगा और जो सेकंड सूट है जो बाद वाला है उसके ऊपर स्टे लग जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रहा है सबको? देखो, द कोर्ट हेल्ड दैट subsequent suit should be stayed as simultaneous trial of the suits in different court might result in conflicting decisions। कह रहे हैं अगर ये चीज नहीं करेंगे तो हो सकता है दोनों कोर्ट्स का conflicting decision आ जाए, as issue involved in two suits were totally identical। Any doubt in this? सबको समझ आ गया? yes or no? आप बोल सकते हैं, आवाज निकालो मुंह से, yes आ गया? अच्छा, एसेंशियल कंडीशंस देखो रेस्ट सब ज्यूडिस की, बताना। द मैटर मस्ट बी टू सूट्स इंस्टीट्यूटेड एट डिफरेंट टाइम, यस और नो? केस कितने हैं? दो। टाइम सेम है कि अलग अलग? टाइम ऑफ सुइंग अलग अलग, एक पहले हुआ होगा और एक बाद में हुआ होगा। मैटर इन इशू इन द लैटर सूट शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द अर्लियर सूट। मैटर दोनों में सेम होगा, पार्टीज दोनों में सेम होगी। Each earlier suit is still pending, और जो पहला वाला सूट होगा वो पेंडिंग होगा। अगर ये सारी कंडीशंस होंगी तो फिर बाद वाले पे स्टे लग जाएगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट सब ज्यूडिस। एनी डाउट? ठीक है, चलो अब सब ज्यूडिस के बाद नेक्स्ट आउट रेस्ट ज्यूडिकाटा। रेस्ट ज्यूडिकाटा ये कहता है कि अगर एक कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, अब सेम केस हम किसी दूसरे कोर्ट के पास लेके नहीं जा सकते। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जियोपार्डी। अगर एक बार किसी को सजा मिल गई है देन सेम पर्सन को दोबारा उसी चीज की सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। देखो सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी डील्स विद रेस्ट ज्यूडिकाटा। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच मैटर हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट। पहले सिर्फ इतनी लाइन बताओ क्या कह रहे हैं। No court shall try any suit or issue in which matter has been directly or substantially in issue in the former suit। यानी दोनों सूट्स में कॉज ऑफ एक्शन सेम हो, पहली बात। Either, अच्छा देखो ब्रैकेट्स में लिखा है दैट इज सूट प्रीवियसली डिसाइडेड, पहले डिसाइड हो चुका है। इससे समझ में आ रहा है ये ज्यूडिस है कि जुडिकाटा है? जुडिकाटा है। अगर अभी डिसाइड ना हुआ होता तो ज्यूडिस होता। ईदर बिटवीन द सेम पार्टीज, कह रहे हो सकता है सेम पार्टीज हो, और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे आर लिटिगेटिंग। लास्ट में देखो लिखा है
उसमें लिखा है और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच सूट. फाइनली डिसाइडेड यानी जो पहला वाला सूट है अगर वो फाइनल हो चुका है, डिसीजन आ चुका है, अब वही सूट लेके हम किसी दूसरे कोर्ट के पास नहीं जा सकते. इट इज अ pragmatic principle accepted and provided in law. इस लाइन का मतलब बताइए. There must be an end to litigation. बताओ क्या मतलब हुआ. There must be end to litigation. हमने आपसे कहा पहले हम इस कोर्ट में केस करेंगे, वहां का डिसीजन आ गया, फिर हमने कहा अब हम दूसरे कोर्ट लेके जाएंगे, अब हम तीसरे कोर्ट लेके, ऐसे 8-10 कोर्ट में हम आपको सजा दिलवा चुके हैं. There should be an end to litigation. कह रहे खत्म करो मामला. वैसे भी हमारे देश में एक ही केस इतने साल चलता है. सोचो एक ही केस इतने साल चलता है, अगर कई केस हो जाएं उसी चीज पे तो फिर तो बहुत सारे मल्टीपल केसेस हो जाएंगे. देयर शुड बी एन एंड टू इट. कह रहे खत्म करो उस बात को. एक कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अब आप अपील के फॉर्म में जा सकते हैं, बट सेम केस दोबारा इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता. अगली लाइन में लिखा है द डॉक्ट्रीन अंडरलाइंस द जनरल प्रिंसिपल दैट. ये कौन सा रूल होता है? नो वन शैल बी ट्वाइस वेक्स्ड फॉर द सेम कॉज. डबल जियोपार्डी. किसी को भी एक ही चीज की 2 बार सजा नहीं मिल सकती. ओके. नेक्स्ट लाइन में लिखा है इट प्रिवेंट्स 2 डिफरेंट डिक्रीज ऑन द सेम सब्जेक्ट. इसका भी रीजन देखो सेम है. इट प्रिवेंट्स 2 डिफरेंट डिक्रीज ऑन द सेम सब्जेक्ट मतलब दोनों कोर्ट्स का अलग अलग डिसीजन ना आ जाए, इसके लिए भी रेस ज्यूडिकाटा वर्क करता है. एसेंशियल रिक्वायरमेंट सेम देखिए. द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट shall also be directly and substantially an issue in the latter suit. यानी पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस का मैटर दोनों सेम होना चाहिए. सेकेंड, फॉर्मर सूट हैज बीन डिसाइडेड. क्या मतलब हुआ? फॉर्मर मतलब पहले वाला. कह रहे हैं जो पहले वाला सूट है उसका डिसीजन आ चुका होना चाहिए. थर्ड, द सेड इशू हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड. पहला वाला डिसाइड हो चुका होना चाहिए. एंड फोर्थ, सच फॉर्मर सूट एंड द लैटर सूट आर बिटवीन द सेम पार्टीज. अगर ये कंडीशंस हैं देन इन दैट केस हम मान लेंगे कि वहां क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? रेस ज्यूडिकाटा. अब इसमें देखो इतना डिटेल मत करना, जो जो मार्क करा दिया सफिशिएंट है. ये देख लीजिए डॉक्ट्रीन ऑफ रेस ज्यूडिकाटा इज बेस्ड ऑन दीज ग्राउंड्स. ये पढ़िए जरा चारों ग्राउंड्स. बताओ कौन सा नहीं समझ में आया? सेकंड आ गया. बताओ क्या मतलब हुआ सेकंड का? The parties should not be harassed to agitate the same issues. मतलब कह रहे हैं एक बार कोर्ट में हुआ, उसकी कार्रवाई हुई, बार बार सवाल पूछे गए, परेशान किया गया. अब हर बार अब उसको परेशान ना करो, हैरेस ना करो कि हम तुम्हें हर कोर्ट में लेके चलेंगे और वहां पे फिर से पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होगा. तो ऐसा करके. हाँ बेटा अभी पहुंचे कहाँ लास्ट में? तुम सेकंड समझा रहे हैं. इतनी कितनी जल्दी है? अब बीच में थर्ड भी है, अभी तो सेकंड पे है. तो सेकंड में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हेरेस नहीं किया जाएगा. मतलब एक ही बार आपके साथ पूरा प्रोसीजर हुआ, आपसे वही क्वेश्चन पूछे गए, फिर जो लॉयर था उसने आपको परेशान किया, अब वो पूरा हो गया एक बार, फिर आपको सेम दूसरे कोर्ट में लेके गया, फिर पूरा प्रोसीजर हुआ. ऐसा करके हम प्लेंटिफ डिफेंडेंट को बार बार परेशान नहीं कर सकते. ठीक है. हाँ हाँ हाँ. और क्या. बिल्कुल. पार्टीज को हैरेसमेंट होती है इससे. जब केस चलता है ना किसी का तो उसको मेंटल हैरेसमेंट होती है. अब सोचो इतनी मुश्किलों से पहला ही वाला निपटा, 10 साल उसका पहला निपटा, उसने सोचा चलो अब ठीक है, फिर पता चला एक और नोटिस आ गई कि अभी चलो दूसरा भी है. तो कह रहे ये नहीं होना चाहिए. अच्छा थर्ड बताओ क्या है? कह रहे हैं चलो पार्टीज तो फिर भी ठीक है, किसका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए? कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. जब एक कोर्ट डिसाइड कर चुका है तब बार बार वही चीज दूसरे कोर्ट्स में लेके नहीं जानी चाहिए. एंड लास्ट इज इट इज अ रूल ऑफ कन्वीनियंस एंड नॉट अ रूल ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस. कह रहे रेस ज्यूडिकाटा से जस्टिस नहीं मिल रहा है, बस ये कन्वीनियंस के लिए है. इस लाइन को समझिए. जस्टिस नहीं मिला किसी को भी, वो बस कन्वीनियंस के लिए है कि हाँ ठीक है बार बार वही चीज को क्या करना. ये जी जस्टिस थोड़ी हुआ. जस्टिस तो मतलब ये हुआ हम जीते कि हारे. ये सिर्फ कन्वीनियंस का रूल है कि बार बार आपके साथ वही चीज ना हो, बार बार सेम इशू डिस्कस ना हो, इसलिए उसको रिपीट नहीं किया जाएगा. सो इट इज नॉट गिविंग यू एनी जस्टिस. दिस रूल इज मेड जस्ट फॉर कन्वीनियंस. अब आ गया. ठीक है फाइन. चलो अब कंडीशंस ऑफ रेस ज्यूडिकाटा, फिर वही पॉइंट्स हैं, पढ़ लो एक बार फटाफट जल्दी से. वही रिपीटेड है बार बार टॉपिक.
डन। सेम टाइटल मतलब जिस टाइप से, मतलब जैसे हमने बोला ना कि पहले हम लेट्स से कंपनी फाइट कर रही है, ठीक है, तो हम एज अ कंपनी के डायरेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड सूट में भी मेरा पोजीशन वही होना चाहिए। जैसे मान लो एक केस हुआ है जो कंपनी के अगेंस्ट है, जिसके बिहाफ पे डायरेक्टर फाइट कर रहा है, और दूसरा सिर्फ डायरेक्टर का हुआ है, वो जुडिकाटा नहीं हुआ। सेम टाइटल मतलब आप सेम पोजीशन पे फाइट कर रहे हो। ओके, एग्जाम्पल देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर ओवर अ डिस्प्यूट, in this case the matter cannot be reinstated in district court again due to the principle of res judicata। अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो वही मैटर हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। क्या कर सकते हैं हम लोग? अपील कर सकते हैं। हाउएवर इट मे बी ब्रॉट बिफोर एपिलेट कोर्ट एज एन अपील। एनी डाउट? रेस सब जुडिस जुडिकाटा क्लियर हो गया सबको? पक्का याद रहेगा? चलो अब आगे देखिए, jurisdiction of the court and venue of the suit। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कौन से कोर्ट के पास जाएं। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सिविल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, फिर हम लोग ने ये देखा अगर एक कोर्ट में केस चल रहा है तो दूसरे में नहीं जा सकते। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग भी नॉर्मली एक लाइन बोल देते हैं ना, आई विल सी यू इन द कोर्ट या आई विल स्यू यू, हम लोग ये लाइन बोल देते हैं। कहाँ जाएंगे कौन से कोर्ट में ये नहीं पता। आप भी कई बार लोगों को बोल देते हैं हम केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर, कहाँ जाओगे, कौन से कोर्ट, ये नहीं पता। फिलहाल अगर हम आपसे पूछे तो आपको पता है कचहरी में है कुछ, ठीक है, बट यू डोंट नो वेयर टू गो। अब हमें ये पता चलने वाला है कि कौन सा केस हम कौन से कोर्ट में कर सकते हैं। ओके, देखो कह रहे 4 तरीके की ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं। पहली है ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से अगर वैसे सोचो, सिविल वाला एक मिनट साइड में रखो, सब्जेक्ट मैटर का मतलब अगर सिविल डिस्प्यूट है तो सिविल कोर्ट्स में जाएंगे, क्रिमिनल डिस्प्यूट है तो क्रिमिनल में जाएंगे। सिविल वाले में भी अगर मान लो स्मॉल कॉजेस की डिस्प्यूट है, हमने आपको बताया था एक कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये छोटे मोटे केसेस के लिए हम किसके पास जाएंगे? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। बड़ा केस है तो हम किसके पास जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। दिस इज ओवर सब्जेक्ट मैटर। So the jurisdiction to try certain matter by certain court is limited by the statute. Example, a small cause court can try suit for money due under promissory note or a suit for price of work done। तो जो छोटे छोटे केसेस होते हैं वो स्मॉल कॉजेस के पास जाएगा, जो बड़े केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया किसके हिसाब से? सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से। एनी डाउट इन दिस? सेकेंड देखो कौन सा है, टेरिटोरियल, प्लेस ऑफ सुइंग और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या हुआ? जिस स्टेट का केस है उसी के ही डिस्ट्रिक्ट या जिस डिस्ट्रिक्ट का केस है वो वहीं के ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, ठीक है। अ टेरिटोरियल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन फॉर ईच कोर्ट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी हर कोर्ट का एक टेरिटोरियल लिमिट है कि आप कहां तक के केसेस ले सकते हैं, उस टेरिटरी के बियॉन्ड के केसेस आप अंडरटेक नहीं कर सकते। सेकेंड आ गया सबको टेरिटोरियल। थर्ड देखो ज्यूरिसडिक्शन ओवर पर्सन्स, पढ़िए इसको, jurisdiction over persons। all persons of whatever nationality are subject to the jurisdiction of civil court। यहां तक की बात समझ में आई? कह रहे हैं कोई भी पर्सन हो उसके ऊपर किसका प्रोविजन कहां पे लेके जाएंगे? उसको सिविल कोर्ट। लेकिन अगर वो कौन हो? फॉरेन स्टेट, वहां का रूलर या रिप्रेजेंटेटिव, यानी फॉरेन गवर्नमेंट का एम्बेसडर या रिप्रेजेंटेटिव, उनके खिलाफ कोई भी डिसीजन लेने के पहले हमें किसकी कंसेंट लेनी पड़ती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, फाइन। तो जैसे ये कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन हो किसी भी नेशनैलिटी का, अगर उसने कोई सिविल रॉन्ग किया है तो हम उसको सिविल कोर्ट लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर वो फॉरेन कंट्री का रूलर है, रूलर मतलब समझ गए, वहां का हेड है, ठीक है, देन इन दैट केस उसके खिलाफ डिसीजन लेने से पहले हमें किसको कंसल्ट करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो दिस इज ज्यूरिसडिक्शन ओवर पर्सन्स। एंड लास्ट वाली बताओ क्या हुई? पेक्यूनरी। पेक्यूनरी मतलब क्या हुआ? Monetary jurisdiction। Section 6 of the Civil Procedure deals with pecuniary jurisdiction and lays down that, save in so far as otherwise provided, the court shall only have jurisdiction over the suit, the amount or value of which does not exceed the pecuniary jurisdiction। तो ये कह रहे हैं अगर आपकी कोई pecuniary jurisdiction है, जैसे 1 लाख तक के केसेस ये कोर्ट लेगा, 1 लाख से 2 लाख ये केस लेगा, तो जितनी आपकी मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन है सिर्फ उसी लिमिट के अंदर के केसेस आप एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है।
4 ज्यूरिसडिक्शन कौन कौन सी हुई बताइए? फर्स्ट कौन सी थी? सब्जेक्ट मैटर, दूसरा कौन सा था? टेरिटोरियल, तीसरा ओवर पर्सन्स एंड फोर्थ वाज पेक्यूलरी। एनी डाउट? अब आगे देखो, कह रहे इसके अलावा ज्यूरिसडिक्शन और 3 तरह की हो सकती है, ओरिजिनल, एपिलेट, क्रिमिनल एंड एपिलेट। पहले बताओ ओरिजिनल एंड एपिलेट क्या हुई? जैसे हाँ, हम लोग कहते हैं ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड एपिलेट अथॉरिटी। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो कोर्ट जिसके पास पहली बार केस जाता है, और एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन बताओ जिसके पास अपील जाती है। कह रहे हैं कुछ कोर्ट ऐसे होते हैं जिनके पास ओरिजिनल भी आ सकता है, अपीलेट भी आ सकता है। ये समझे क्या हुआ? बोथ आ सकते हैं इनके पास। ये देखो थर्ड में सबसे पहले कह रहे हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अ कोर्ट ट्राइज एंड डिसाइड्स सूट्स फाइल्ड बिफोर इट। सेकंड, appellate, a court here appeals against the decisions passed by subordinate। जैसे सिंपल में टर्म्स में बताओ, NCLT क्या हुआ? ओरिजिनल है कि एपिलेट है? एपिलेट है। NCLT पूछा है। अच्छा, और NCLAT क्या है? अच्छा बताओ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या हुए, ओरिजिनल की एपिलेट? दोनों हो सकते हैं। दोनों कैसे हो सकता है? ओरिजिनल कैसे हो सकता है? रिट्स, रिट्स के केस में ओरिजिनल भी हो सकता है, एंड एपिलेट तो होता ही है। तो देखो लिखा हुआ है क्रिमिनल एंड एपिलेट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव बोथ ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन इन वेरियस मैटर्स। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी होती है, जैसे स्मॉल कॉजेस की अपील भी ले लेता है और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने देखा था 4 कैटेगरीज ज्यूरिसडिक्शन की, जो किसके किसके ऊपर बेस्ड थे? सब्जेक्ट मैटर था, दूसरा टेरिटोरियल था, तीसरा पर्सन्स था, और पेक्यूनरी था। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ओरिजिनल, एपिलेट एंड बोथ। ठीक है, अब ये देखो क्या लिखा है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। ये लाइन हम लोग को कई सारे एक्ट में मिलती है। जरा याद करिए, कई सारे एक्ट में एक लाइन लिखी होती है कि इस एक्ट की अथॉरिटी ही इस केस को लेगी, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार्ड। याद करो ये लाइन, बार ऑफ लिमिटेशन या बार ऑफ सिविल कोर्ट्स, ये लाइन लिखी होती है कि अगर इस एक्ट की अथॉरिटी है तो इस एक्ट, जैसे आरटीआई वगैरह में भी था, इसका केस का एग्जाम्पल भी आई थिंक था जो आपके टेस्ट में भी आया था कि लाइक अगर उसकी अथॉरिटीज हैं तो हम उसकी एप्लीकेशन उसी की अथॉरिटीज में दे सकते हैं, सिविल कोर्ट में हम केस फाइल नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन याद आया आपको? ये क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया था हमने, शायद विमल फाइल्स एंड एप्ली, है ना, विमल वाला नाम था ना। हमारा एग्जाम नहीं है, इतने अच्छे से आपको याद होना चाहिए था। लिमिटेशन में भी था, एब्सोल्यूट, हर एक्ट में होता है कि अगर इस एक्ट की अथॉरिटीज हैं तो इस एक्ट की अथॉरिटीज लेंगी, सिविल सूट नहीं कर सकते, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। अब सुनो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ इसका रिवर्स लिखा है, मतलब रिवर्स नहीं है, वही बात समझना। ये कह रहे हैं सारे सूट सिविल कोर्ट्स में आ सकते हैं एक्सेप्ट बार्ड। सब सोचो, 15 मिनट सोचने में लगेगा आपको ये बात। हर लॉ में लिखा है अगर हमारी अथॉरिटी है तो सिविल कोर्ट एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। और इस सिविल प्रोसीजर में क्या लिखा है, सारे केसेस में सिविल कोर्ट जा सकते हैं एक्सेप्ट जहां नहीं जा सकते। एक ही बात है, ठीक है, फिर से समझना। बाकी सारे लॉज, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो बाकी वाला छोड़ दो, सिर्फ ये समझ लो, ठीक है। हम तो सोचे थे कोरिलेट करा दे। यहां लिखा है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट, अगर किसी एक्ट की खुद की अथॉरिटीज हैं तो उसके केसेस वहां जाते हैं। जैसे कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई केस होगा तो कहां जाएगा, सिविल कोर्ट जाओगे कि एनसीएलटी जाओगे? एनसीएलटी जाओगे। अब वहां लिखा है सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बार्ड है, इसका मतलब आपके जो केस है वो एनसीएलटी में आएंगे, सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। यही यहाँ लिखा है, अगर किसी एक्ट में उनकी खुद की अथॉरिटी नहीं दी है तो हम कहां जाएंगे, सिविल कोर्ट में। ओके, सो कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट, ये जो कोर्ट्स हैं वो हर तरीके का सिविल सूट एंटरटेन कर सकते हैं अनलेस बार्ड, जहां जहां भी इन पे रोक लगाई गई है वो ये नहीं कर सकते। Section 9 of the Civil Procedure Code states that court shall have jurisdiction to try all the suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। expressly barred कैसे होगा, उनके एक्ट में मेंशन करके। तो अगर किसी एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि सिविल कोर्ट नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते,
वरना सारे सिविल केसेस में हम लोग सिविल कोर्ट जा सकते हैं। आ गई ये बात, किसको किसको आ गई? अच्छा ये भी डाउट है कि हमको आई कि नहीं आई। चले आगे फिर, ठीक है, एक बार और बता दें, ठीक है, जितनी बार बोलोगे उतनी बार बता देंगे। ये कह रहे हैं कि अगर हमारी खुद की अथॉरिटी है तो हम वहां जाएंगे, अगर खुद की अथॉरिटी नहीं है तो सिविल कोर्ट जाएंगे, बस इतनी बात है, ठीक है। यानी अगर किसी एक्ट में लिखा है कि हमारे यहाँ जो केसेस होंगे वो हमारी अथॉरिटी के पास होंगे तो हम वहां जाएंगे, सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर मान लो उस एक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो कहाँ जाओगे? सिविल कोर्ट, बस यही लिखा है, ठीक है। अब आपको लग रहा है यही लिखा था तो इतनी देर से क्या समझा रही थी? आ गया ना सबको? अच्छा आगे आ जाओ अब। प्लेस ऑफ सुइंग में आ जाइए। अब कहाँ स्यू करना है, कौन से कोर्ट में? सेक्शन 15 लेज डाउन। अच्छा चलो ये भी याद करके बताओ, ये टॉपिक और कहाँ पढ़ा है, कहाँ केस कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन में, बताइए पढ़ा है? आपका एक चैप्टर था रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसमें 2 एक्ट थे, रजिस्ट्रेशन और टीपी। वहां आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि कहाँ केस कर सकते हैं, जिसमें ये लिखा था जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है वहां हम केस फाइल कर सकते हैं। याद आया? इसका भी एक क्वेश्चन हमने टेस्ट में दिया था, शायद फरीदाबाद वाला था ना? नहीं नहीं, फरीदाबाद वाला केस था, हमको याद है ना, शायद गुड़गांव फरीदाबाद ऐसा कुछ था ना। हाँ वही टॉपिक यहाँ पर है। सेक्शन 15 lays down that every suit shall be instituted in the court of lowest grade। सबसे पहली बात बताओ, लोएस्ट से हाईएस्ट कोर्ट जाएंगे या सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? कह रहे हैं सबसे पहला रूल ये होता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड, सबसे लोएस्ट कोर्ट में पहले जाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन, मार्क करना, the following suits relating to property shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated। बताइए क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कह रहे हैं ये जितने भी केसेस हैं ये सब बताओ कौन से कोर्ट में जाएंगे? जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ज्यादातर अगर आप इसमें ध्यान दो तो वो किससे रिलेटेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से, ठीक है। लास्ट वाला बस नहीं है, लास्ट वाला फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया तो जहां जब्त किया गया वो मूवेबल प्रॉपर्टी वहां। तो ये कह रहे हैं इन केसेस में, जैसे रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोरक्लोजर और सेल, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो उस कोर्ट में जाएंगे जिस कोर्ट के पास या जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है। ओके, अब ये कंडीशन बताओ क्या है? वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। कह रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर है जहां लेट से 2 कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन लग रही है। कई बार मान लो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो ऐसी जगह पर है जहां वो कोर्ट की भी ज्यूरिसडिक्शन लग रही है, उनकी भी लग रही है। आप किसके पास जाएंगे? पढ़ के देखो, अपनी राय बताने लग जाते हैं आप लोग। पढ़ के बताओ कहां जाएंगे? कहां जा सकते हैं? हाँ सही बताया था, कहां जा सकते हैं? इन एनी कोर्ट। अब ये आपके ऊपर ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या हुई फिर? लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर अनसर्टन, यही नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी कौन से कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है। मतलब समझे, कॉन्फ्लिक्टिंग ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं, वो प्रॉपर्टी ऐसी जगह सिचुएटेड है जिसमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन से कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन लगेगी। फिर बताओ लेट से कंफ्यूजन है कि इस कोर्ट में जाना है कि इस कोर्ट में जाना है, तो क्या कह रहे हैं कहां जा सकते हैं? एनी ऑफ द सेड कोर्ट में प्रोसीड टू एंटरटेन द सूट। क्या बेटा? नहीं, एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो डिस्प्यूटेड, मतलब वो एरिया ऐसा है जिसमें इसको, आपको पता है बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जैसे इतना तक इस स्टेट में लग रहा है, इतना इस स्टेट में लग रहा है। अब मान लो आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर है
जो आधी दूसरे स्टेट पे आ रही है और आधी दूसरे स्टेट पे आ रही है। ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है कि वो किस में आएगी। हाँ हाँ, और थर्ड वाले में कह रहे हैं अनसर्टेन है, डिसाइडेड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कि ये किसके अंडर आ रही है प्रॉपर्टी। हाँ, से लगभग देखो आंसर दोनों का सेम है कि दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। ओके फाइन, तीन सिचुएशंस हुई। पहली सिचुएशन क्या थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, जहां सिचुएटेड होगी वहां के कोर्ट में जाएंगे। सेकंड क्या था, अगर दो ज्यूरिसडिक्शंस में आ रही है तो किसी में भी जा सकते हैं। अगर ज्यूरिसडिक्शन अनसर्टेन है तो कोई भी कोर्ट उसको टेकअप कर सकता है। एंड फोर्थ देखो क्या है, वेयर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी, कह रहे किसी के साथ रॉन्ग हुआ है, वेयर अ सूट इज फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू अ पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी के साथ रॉन्ग हुआ है या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रॉन्ग हुआ है, तो देखो कहां कर सकते हैं, if the wrong was done within the local limits of jurisdiction of one court and the defendant resides or personally works for gain in the jurisdiction of another court, मतलब जो गलत हुआ वो कहीं और हुआ और जिसने गलत किया वो रेसिडेंट कहीं और का था। आप समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, समझ आ रहा है? अच्छा, कहां कर सकते हैं, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the courts, ठीक है, यानी लेट्स से टॉर्ट हुआ, ठीक है, टॉर्ट भी एक तरीके का सिविल रॉन्ग है। अब टॉर्ट आपके साथ हुआ कहीं और, लेकिन जिसने टॉर्ट किया वो रेसिडेंट कहीं और का था, तो हम कौन से कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं पर भी, दोनों में से किसी में भी। अदर सूट्स कह रहे हैं इनके अलावा जो भी बचता है, कह रहे हैं सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस प्रोवाइडेड, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction the defendant or each of the defendants actually or voluntarily resides or personally works for gain। कह रहे इन situations के अलावा अगर कोई और केस होगा तो वो कहां किया जाएगा, जहां डिफेंडेंट रह रहा हो या जहां वो काम करता हो। डिफेंडेंट के ज्यूरिसडिक्शन पे करते हैं, प्लेंटिफ के ज्यूरिसडिक्शन पे नहीं करते हैं, क्योंकि वहीं की पुलिस तो उसके खिलाफ एक्शन ले पाएगी। ठीक है, सारी सिचुएशंस बताना हमको स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम लोग क्या कह रहे थे कि कहां हम लोग सूट फाइल कर सकते हैं, ओके, और स्टार्टिंग से लेते हैं। ज्यूरिसडिक्शन बताओ पहले कितने तरीके की होती थी, चार, कौन कौन सी, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, ओवर पर्संस एंड पेक्यूनरी। फिर तीन और होती थी, ओरिजिनल, एपिलेट एंड बोथ। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कहां केस कर सकते हैं, प्लेस ऑफ सुइंग, ठीक है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो जहां वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अगर वो प्रॉपर्टी दो एरियाज में सिचुएटेड है, दो ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है, तो कहीं भी कर सकते हैं। अगर उसकी ज्यूरिसडिक्शन अनसर्टेन है तो कोई भी कोर्ट प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। अगर रॉन्ग डन टू अ पर्सन या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जहां गलत हुआ है या जहां डिफेंडेंट रह रहा है, जहां पे भी प्लेंटिफ चाहे। एंड एनी अदर सूट में जहां डिफेंडेंट रह रहा हो या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। पर्सनली वर्क्स फॉर गेन समझते हो, जहां उसका बिजनेस हो। क्लियर, प्लेस ऑफ सुइंग आएगा तो लिख लेंगे इतने सारे पॉइंट्स। अब बहुत डिटेल में मत करना, बस यही यही लिखना है आपको कि कहां कहां पे केस किया जा सकता है। एनी डाउट, टफ लग रहा है चैप्टर, टफ की इजी, बीच वाला कोई ऑप्शन नहीं है, टफ की इजी, यानी अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। चलो अगले कॉन्सेप्ट से बात करते हैं, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज सेट ऑफ, सुना है आपने सेट ऑफ? अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक केस चल रहा था ए और बी के बीच में, ठीक है, जिसमें ए को 10,000 रुपए देने थे बी को, ठीक है। फिर उसके बाद बी ने एक केस किया ए के ऊपर जिसके हिसाब से बी को 20,000 रुपए देने हैं ए को। बताओ ए कितने देगा बी को, हाँ सॉरी, बी कितने देगा ए को। आई रिपीट द क्वेश्चन, एक केस के हिसाब से ए को बी को 10,000 रुपए देने थे, ए हैड टू पे बी 10,000, और फिर एक सूट हुआ जिसमें बी हैड टू पे 20,000 टू ए। तो बताओ बी ए को कितने देगा, कैसे निकाला, यही सेट ऑफ है। बस समझ आ गया सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ, यानी जितना सम पेंडिंग था उसको कैंसिल कर दिया जाता है जो नेक्स्ट लाइबिलिटी आ रही है उससे, ठीक है। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है
इस सूट में सेट ऑफ हो रहा है, और जो अमाउंट सेट ऑफ हो रहा है वो लीगली एसेटेन्ड होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। तो मान लो ये सेकंड वाले सूट में बी के ऊपर लाइबिलिटी आई कि भैया तुम्हें 20,000 रुपए देने, तुरंत बी क्या कहेगा, बी कहेगा कि हमें 20,000 देने, लेकिन इनको भी हमें 10,000 देने थे तो हम 10 ही देंगे। ये डिफेंसेस हैं, इसका पहले मतलब समझो टॉपिक है क्या, ये डिफेंसेस हैं। जैसे बी के ऊपर आया कि बी को 20,000 रुपए देने, बी अपनी डिफेंस क्या फाइल करेगा, बी अपने डिफेंस में लिखेगा दैट आई हैव अ राइट टू सेट ऑफ। आई हैव अ राइट टू सेट ऑफ मतलब पहले से इनको कुछ अमाउंट हमें देना था, अब हम जो पैसा देंगे वो सेट ऑफ करके पे करेंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज सेट ऑफ। देखिए ऑर्डर 8 रूल 6 डील्स विद सेट ऑफ। वर्ड्स मार्क करना, इट इज अ रेसिप्रोकल अक्विटल ऑफ डेट। रेसिप्रोकल अक्विटल ऑफ डेट। पहले बताओ रेसिप्रोकल क्या हुआ, उल्टा, हम आपको आप हमें। मैथ्स में रेसिप्रोकल ऐसे पढ़ा था आपने, है ना। यहाँ रेसिप्रोकेट का मतलब हुआ हमने आपको और आपने हमको दिया। अक्विटल ऑफ डेट, अक्विटल मतलब होता है छोड़ना, हमने आपका डेट छोड़ा, आपने हमारा डेट छोड़ दिया, ठीक है। इट इज अ रेसिप्रोकल अक्विटल ऑफ डेट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। इस लाइन का मतलब बताइएगा, इट हैज द इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द प्लेंटिव्स क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट क्लेम्ड बाय द डिफेंडेंट। बताओ क्या मतलब हुआ, इट हैज द इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द प्लेंटिव्स क्लेम। इस केस में बताओ प्लेंटिव का क्लेम कितना था ए से, सेकेंड वाला जो केस था, सेकेंड वाले केस में बी को कितना लेना था ए से, उसका क्लेम कितने का था, 20,000 का, लेकिन उसका ये जो क्लेम था वो रिड्यूस हो गया किस अमाउंट से, 10 से, जो पहले का पेंडिंग था, ठीक है। तो जो प्लेंटिव का क्लेम है, आप ये समझ रहे हैं ना, ये डिफेंसेस डिफेंडेंट ही देगा, प्लेंटिव ने तो केस करा, अब ये डिफेंस सेट ऑफ का कौन दे रहा है, डिफेंडेंट देगा कि ठीक है, डिफेंडेंट कह रहा है हमको 20,000 रुपए देने थे, लेकिन मेरा ये जो अमाउंट हमें देना है वो सेट ऑफ करके हम पे करेंगे। तो कह रहे हैं इट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द प्लेंटिव क्लेम। प्लेंटिव का क्लेम उतने रुपए से कम हो जाएगा जितना उसको किसी पिछले केस में देना था। लाइन क्लियर है, ठीक है। एक्सटिंग्विशिंग द प्लेंटिव्स क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट क्लेम्ड बाय द डिफेंडेंट। आगे देखिए अंडर रूल 8 रूल 6 ऑर्डर 8, where a suit for recovery of the money the defendant claims to set off against the plaintiff's demand, मार्क करना, any ascertained sum of money। सबसे पहली कंडीशन ये, वो जो पैसा है वो ascertained होना चाहिए। अच्छा मान लो जो पहला वाला केस था उसमें अभी अमाउंट ascertained नहीं हुआ, वो केस चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ कितना लेना देना बनता है, तो क्या इस केस में सेट ऑफ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना देना बनता है। कह रहे हैं सेट ऑफ तब ही हो सकता है जब पिछले वाले केस का अमाउंट जो हो वो एसिडेंट हो। ओके, लीगली रिकवरेबल बाय हिम फ्रॉम द प्लेंटिफ नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये क्या हुआ, नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, कह रहे हैं ये जितना भी लेना देना है वो उस कोर्ट की मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन के विद इन होना चाहिए। आगे बात समझ में, सेट ऑफ क्लियर है। ओके इसके बाद आओ काउंटर क्लेम में। अब काउंटर क्लेम ऐसे लॉजिकली बताओ, जैसे सेट ऑफ बताया, हमने आपसे क्लेम किया और आपने उल्टा हमसे क्लेम कर दिया। तो प्लेंटिफ ने क्लेम किया कि आपको ये देना है, डिफेंडेंट ने अपनी डिफेंस में कहा हम मानते हमको ये देना है लेकिन आपको भी हमें ये पे करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज नोन एज काउंटर क्लेम। ओके, तो जैसे मान लो प्लेंटिफ ने आपसे कहा हमने आपको एक एडवांस अमाउंट पे किया था 50,000 का और आपसे कहा था मेरे लिए घर बनवा देना, आप बिल्डर थे, आपने वो घर नहीं बनवाया, अब प्लेंटिफ ने आपके खिलाफ केस किया कि इन्होंने घर नहीं बनाया, अब आप अपनी डिफेंस में क्या कहोगे, हम घर बना देंगे लेकिन पहले आप हमें बैलेंस अमाउंट पे करवाइए। तो हमने क्लेम किया, बदले में आपने क्लेम कर दिया, इसको क्या कहा जाता है, काउंटर क्लेम। दिस इज ऑल्सो अ डिफेंस। सेट ऑफ में अमाउंट का बेटा हो रहा है एडजस्टमेंट, काउंटर क्लेम कुछ भी हो सकता है, काउंटर क्लेम जरूरी नहीं अमाउंट का हो, उसमें तो अमाउंट सेट ऑफ हो रही है कि हमें 20,000 देना बनता है, तुम्हारा पहले का इतना था तो वो माइनस कर दिया। काउंटर क्लेम में क्लेम कुछ भी हो सकता है कि पहले आप हमारे लिए ये करवाइए, ठीक है। अ डिफेंडेंट इन अ सूट में इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग अ सेट ऑफ। अब ये क्या हुआ बताओ, इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग ऑफ सेट ऑफ। हाँ कह रहे हैं सेकेंड वाले केस में वो कह रहे हैं पहले तो वो 10,000 जो देना बनता था वो सेट ऑफ करो, डिफेंडेंट कह रहा है, ठीक है। प्लेंटिफ ने कहा तुम्हें 20,000 रुपए देने हैं, अब जो डिफेंडेंट है उसने अपने डिफेंस में क्या लिखा कि पहले तो 10,000 जो तुम्हें देने थे वो सेट ऑफ कराओ,
इसके अलावा मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भी हम तुम्हें क्लेम कर रहे हैं उल्टा। तो उसने अपने डिफेंस में दो बातें कही, पहली सेट ऑफ की और दूसरी काउंटर क्लेम की। ये सारे डिफेंसेस किसको लिखने पड़ते हैं? डिफेंडेंट को, रेदर पर्टिकुलरली स्पीकिंग डिफेंडेंट के लॉयर को, डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। बताओ डिफेंडेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? आप। जब सिविल और क्रिमिनल चैप्टर पढ़ाते हैं ना तो बच्चे अपने आप को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट समझने लग जाते हैं। हाँ, आप समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? आप होपफुली आप प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नहीं होंगे, आप प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगे ना। तो ये डिफेंस का स्टेटमेंट आपको बनाना होगा, आपके खिलाफ केस नहीं चल रहा होगा। अभी हम लोग आईपीसी में पढ़ेंगे सब डेकोइटी, मर्डर और वो चीटिंग, तो ये आपने थोड़ी किया होगा। आपके थेफ्ट, ये आपके क्लाइंट के खिलाफ होगा। तो ये लीगल नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसको थोड़ी लीगल नॉलेज होगी ये सब। रेस जुडिकाटा क्या होता है, अब ये कौन एप्लीकेबल कराएगा? एक कोर्ट में केस चल रहा था, दूसरे में भी उसने केस कर दिया, अब डिफेंडेंट का लॉयर बोलेगा ना, अरे दूसरा केस तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ रेस सब जुडिस। तो यू आर नॉट द डिफेंडेंट अगेन, होपफुली। बस ये जरूरत ना पड़ जाए खुद का केस भी लड़ने लग गए, ठीक है? तो इसलिए ये डिफेंस का आपको पता है पूरा स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। जैसे ही ये नोटिस आया, अब आपको अपने क्लाइंट का डिफेंस स्टेटमेंट तैयार करना होता है। उस डिफेंस स्टेटमेंट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमें सेट ऑफ द बिल्स, आप कोशिश करोगे कि हमारे क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। अगर आप उसे बचा नहीं पाए तो कम से कम नुकसान कम से कम हो। ये बात आप समझिए क्या हुआ? बचा नहीं पाए बट नुकसान तो कम से कम हो। अब नुकसान कम से कम होने के लिए सेट ऑफ लगवाओ कि पहले कुछ बचा तो नहीं है। वो बेचारे डिपेंडेंट को थोड़ी पता, उसको लॉ की नॉलेज होती तो फिर आपकी क्या जरूरत थी? फिर आप कहोगे रुको अभी हम भी क्लेम करते हैं कुछ, हमारा भी तो इस चीज का लॉस हुआ, काउंटर क्लेम कर दिया। तो ये काउंटर क्लेम सेट ऑफ ये आपको लिखने पड़ेंगे। एक बात और, लॉ में अगर आपने ये क्लेम किया तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मतलब कोई अमाउंट प्रीवियस पेंडिंग था, ठीक है, आप थे डिफेंडेंट के लॉयर, ये चैप्टर आप छोड़ के गए थे, तो आप भूल गए कि सेट ऑफ कुछ होता है, काउंटर क्लेम कुछ होता है। अब उसको देना बनता था 10,000, लेकिन आपको याद नहीं था, आपने सेट ऑफ क्लेम नहीं करा, कोर्ट थोड़ी उसको कहेगा, उसको 20,000 देने पड़ जाएंगे। तो ये 20,000 में 10,000 सेट ऑफ होगा, ये डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफेंस में लिखना पड़ेगा। आपका भी कोई नुकसान हुआ काउंटर क्लेम के तौर पर आपको लिखना पड़ेगा। अब वो जज उसको एसरटेन करेगा कि इनका क्लेम जस्टिफाइड है कि नहीं। तो वो कह रहा है कि ठीक है हम केस हार गए, हम मानते हैं मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ, लेकिन आपकी वजह से भी मेरा इतना नुकसान हुआ, सो आई एम क्लेमिंग दिस अमाउंट। ये काउंटर क्लेम के तौर पर आपको लिखना होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन ये टॉपिक आपके लिए कितना जरूरी है, आपको समझ में आई ये बात? आपका मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हो कि डिफेंडेंट की? नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफेंडेंट। आपका नुकसान मतलब आप जब आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो उसका नुकसान मतलब आपका नुकसान। लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जेब से कुछ नहीं जाएगा, मैक्सिमम ये होगा फीस नहीं मिलेगी, गुस्से में अगर वो आ गया मैक्सिमम ये होगा, वो भी मिल सकती है ना, लेकिन पर्सनल आपका नुकसान थोड़ी है। व्हेन आई एम सेइंग आपका नुकसान मतलब डिपेंडेंट का नुकसान, ठीक है? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने अगर, आप खुद सोचो, उसको आपने नहीं दिलवाया सेट ऑफ, बेचारे ने 20,000 दे दिए, अब वो 10,000 नहीं दे रहा, ठीक है, बाद में उसको किसी दूसरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव लॉयर से पता चला कि सेट ऑफ नहीं दिलवाया था तुम्हारे लॉयर ने, समझ गए वो आपका क्या करेगा? ये रिपोर्केशंस हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपने टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा तो। ओके, और जिसको ये सब बातें नहीं समझ में आई वो इग्नोर मार के बस ये याद रखो सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ, काउंटर क्लेम मतलब क्लेम कर दिया, बस, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटा, क्या कर ले? एडवांस पैसे ले ले। हमारे प्रोफेशंस में कल ही तो ये अच्छा मॉड्यूल 2 में हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे प्रोफेशंस में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप एडवांस नहीं लेते। ये काम एडवांस नहीं होता कभी भी, सबसे बड़ी, बल्कि तुम एडवांस की बात कर रहे हो, काम होने के बाद पैसे मिल जाए बहुत अच्छी चीज है। बिकॉज हमारे प्रोफेशंस ऐसे माने जाते हैं, यू कैन नॉट आस्क फॉर मनी एवरी टाइम। सी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी रेप्यूटेड और नोबल प्रोफेशंस माने जाते हैं। हम खुद सोच के देखो, कंपनी सेक्रेटरी बार बार फोन, भैया पैसे भिजवा दो, भैया पैसे अच्छा लगेगा? ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। नहीं मिलते। अब आपने रिटर्न फाइल किया, कंपनी का काम कर दिया क्लाइंट का, क्लाइंट क्या कह रहा है, हाँ भैया भिजवा देंगे पैसे, ठीक है, अब आपने फिर भैया पैसे दे दो,
वो कह हाँ हाँ भिजवा देंगे। कब तक फोन करोगे? घर चले जाओ उसके, भैया पैसे दे दो मैं। नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भी रिस्पेक्ट है। उसका तरीका अलग होता है, बिल भिजवाया जाता है कि उनके ऑफिस में बिल भिजवा दिया। बिल के बाद भी नहीं देते। स्पेशली अगर हम बात करें छोटे शहरों की बात करें, यहाँ लाला कंपनीज होती तो बिल्कुल नहीं देती। लाला कंपनी समझते हो क्या हुआ? हाँ मतलब एक देखो एमएनसी कल्चर हुआ, प्रोफेशनलिज्म, एक लाला कंपनी हुई। लाला कंपनी में अगर आप जैसे कानपुर कानपुर की जो छोटी कंपनीज हैं, यहाँ जैसे अगर आप जॉब करेंगे तो जब आपकी सैलरी डेट होगी तो कहेंगे अच्छा सैलरी डेट है, रुको देख रहे क्या पैसे हैं, जो जेब में पड़ा होगा निकाल के दे देंगे। प्रोफेशनल कल्चर क्या हुआ? अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है लाला कल्चर में? हर चीज आपको उनसे पूछनी पड़ेगी। वो कहेंगे लॉ रखो तुम अपनी जेब में, होगा वो जो हम कहेंगे। हाँ ये रियलिटी है, अभी आप फेस करोगे जब ट्रेनिंग में जाओगे, जॉब में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। और बड़ी कंपनीज में क्या होता है? प्रोफेशनल कल्चर है जो है। अभी क्या होता है, अभी जब आप पढ़ रहे हैं बुक में, अब पूरी 3 आप पढ़ते हो, मीटिंग ऐसे होती है, इतने दिन पहले बताओ, बोर्ड मीटिंग में ये सब पढ़ लेते हो। फिर जब आप कंपनी में जाते हो, होता है ऐसा बच्चों के साथ। तो पहले क्या होता था, यही हुआ, बच्चों को कंपनी लॉ सब पढ़ा दिया हमने। अब बाद में बच्चे गए वहां पे ऑफिस में, हमारे फोन आया, मैम यहाँ तो ये सब चल रहा है। हम लोग तो बोर्ड में पढ़ा था पहले 7 दिन की नोटिस दो, फिर ये करो, फिर मीटिंग करो, फिर ये करो, यहाँ तो ये सब चल रहा है। हमने कहा जो चल रहा है चुपचाप चलने दो। हाँ, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पेपर पे हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चल। आप जितना पढ़ते हो ना प्रोसीजर, 24-25 पॉइंट, ये यहीं तक है। और अगर आप कूद गए बीच में, आप बन गए एक्स्ट्रा स्मार्ट, ये तो गलत हो रहा है। किससे कह दिया आपने? वही लाला से। ये क्या चल रहा है कंपनी में, समझ में आया? वो आप बोल नहीं सकते। तो यू विल हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द कल्चर। यही चीज जो प्रोफेशनल कल्चर होता है, वहां इस चीज को अच्छा माना जाता है कि अच्छा तुमने गलती निकाली, और यहां तुमने गलती निकाली, निकलो। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस इन कल्चर, ये रियलिटी है। अभी आप जब करोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा फर्क कि भैया ये क्या चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज ऐसी होती है, एंड एक्चुअली वर्ड भी तो समझो ना, फॉर्मेलिटी शब्द खुद ही कह रहा है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो उतना कर देते हैं, जैसे हर चीज में होता है ना, इंटीमेट कर दो आरओसी को, इंटीमेशन पहुंच जाएगी। बाकी कंपनी के अंदर का जो मामला है वो हम संभाल लेंगे। ये सीएससी करता है सब, हम संभाल लेंगे सब। बस ये है जिसकी जिसकी ड्यू डेट है वो टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब फिर अपने हिसाब से हो जाएगा काम। तो ये चलता है। तो बच्चे पढ़ बढ़ के जाते, हमने तो 25 पॉइंट याद करके हैं प्रोसीजर के, वो सब कुछ नहीं होता। तो आपको उस कल्चर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। हम बता कुछ और रहे थे ना, पहुंच कहीं और गए ना, कुछ और बता रहे थे हम। चलो एनीवे, हाँ यही बता रहे थे डिफेंस वाली, नहीं कुछ और बता रहे थे। हाँ नहीं, यू आस्क्ड मी, अब याद आ गया, यू आस्क्ड मी कि फीस हम अपनी मांग सकते हैं कि नहीं, ये बात डिस्कस हो रही थी। तो फीस तो मांगी नहीं, एडवांस तो भूल ही जाओ। यहाँ पे पहले आप, क्लाइंट आपके पास आएगा, वो आपको अपनी सारी बात बताएगा कि भैया ऐसा ऐसा हुआ। अब आप उसे क्या कहोगे? पहले फीस निकालो? नहीं, आप सबसे नहीं बोल सकते। आप सबसे पहले कहोगे अच्छा डॉक्यूमेंट्स लाओ हम देखते हैं, फिर आप उसका पूरा काम करवा दोगे। काम करने के बाद फिर आप बहुत इज्जत से उसको बिल भेजोगे कि भैया ये बिल उसके ऑफिस में। फिर वो बिल उसके ऑफिस में हो सकता है 3-4 महीने पड़ा रहे। कुछ अच्छे क्लाइंट्स भी होते हैं, टाइमली दे देते हैं, लेकिन वही कुछ लाला स्ट्रक्चर होते हैं। अब आपने उसको बिल भेज दिया, ठीक है, बिल चला गया, चला गया, फाइन में लग गया। फिर आप फोन कर रहे हैं 10 दिन, भैया वो पेमेंट करवा दीजिए जरा। हाँ हाँ अरे बिल्कुल, बस आप ही का होना है। फिर 10 दिन बाद आप यही फोन करेंगे। तो एक बंदा तो इसी में बैठ गया, फोन करके पेमेंट मंगवा रहा है। तो कुछ कुछ तुरंत हो जाती है पेमेंट, कुछ देर में हो जाती है, ठीक है। तो अब ये मत करना कि अपने ऑफिस के बाहर आपने लगा दिया कृपया पैसे पहले दें। ये सब मत करना। जो सीएसीएस के ऑफिसर्स होते हैं उनकी रेप्यूट होती है, ये सब मत लगवा देना। पहले पर्ची प्राप्त करें फिर हमारे पास आए। कि एक बाहर एक बंदा बिठा, डॉक्टरों में नहीं होता, पहले पर्चा कटवाए 500 रुपए का, फिर हमारी शक्ल देखे। इतना कंपटीशन है आपकी इंडस्ट्री में कि दैट इज नॉट पॉसिबल। और उसमें भी अगर सोचो कोई क्लाइंट आपका दूर दूर का रिश्तेदार निकल आया, भूल जाओ, भूल जाओ। अभी आप सीएस बनेंगे, कितने फोन तो ऐसे ही आने लग जाएंगे आपके पास, अरे भैया कंपनी में ये दिक्कत हो गई है। तो आपको क्या लगता है, फीस मिलने वाली बाद में? नॉर्मल एडवाइस, नॉर्मल एडवाइस तो आपकी खूब मिलेगी। अब सीएस बनने के बाद, सीए बनने के बाद एक काम जो आपको हमेशा करना है, जो आपको पसंद भी है,
राय देना, ये आपका फेवरेट काम है। राय तो देनी है, बस पैसे मिलने लग जाएंगे राय देने के, अभी आपको कुछ नहीं मिलता तो फीस नहीं मांग। तुमको इस बात से बहुत दिक्कत हो गई ना कि अरे यार फीस नहीं मिल रही है। देखो, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो पहले पैसे लेते हैं फिर पेशेंट देखते हैं, है ना। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके यहाँ ले लो दवाई ले लो फिर पैसे दो। क्या फर्क होता है दोनों में, समझ में आया। और भीड़ किसके यहाँ होती है बताओ। नहीं, जो पहले पैसे लेता है उसके यहाँ नंबर लिखवाया जाता है। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं आज भी 600-500 रुपए फीस लेते हैं, नंबर लिखवाया जाता है, नंबर नहीं मिलता। वो पैसे भी वो पहले ले रहा है तब भी लोग वहीं जा रहे हैं। अब आप समझ जाओ क्या फर्क है दोनों में। रेप्यूटेड नहीं, क्वालिटी, इट्स योर क्वालिटी। सिंपल। अगर मान लो तुमने, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आपने कभी किसी क्लाइंट का इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया, ठीक है, अब लोग तुम्हारे पास अपने आप आएंगे, फिर तुम्हारी शर्तें होंगी। पैसे वैसे भी पहले नहीं मांगे जाते इस प्रोफेशन में, लेकिन स्टिल उसमें फिर आपका मर्जी। और वैसे भी अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, कुछ केसेस है, तो वो अमाउंट का इसमें नहीं होता। कोई फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं कहता इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थोड़ी ना है। तरीका यही हमने आपको बता दिया, बिल रेज कर देना, बिल भिजवा देना, ठीक है। और एक बंदे से खुद ना करना फोन, किसी बंदे को बोल देना अपने आर्टिकल को या किसी को कि भैया कॉल कर दो पैसे के लिए, ठीक है। और फिर उसके मालिक का तुम्हारे पास फोन आएगा कि भैया पैसे के लिए फोन किया, तो कहना अच्छा किसी ने खरीद दिया होगा भैया स्टाफ ने, तो घर की बात है। ये बात भी शाम तक समझ में आए शायद, आ गई। अच्छा भाई, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, घर की बात है, आप जब चाहें तब भिजवाइएगा, ऐसी क्या बात है कि आप बोल दोगे हाँ 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 चाहिए चाहिए कब भिजवा। चलो एनीवेज, सो हम लोग ने दो पढ़ ली है, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। इक्विटेबल सेट ऑफ हम लोग कल टेकअप करेंगे, ठीक है। ये दोनों पढ़ लीजिएगा और यहां तक पूरा रीड कर लीजिएगा। चलो।